नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव और एंड साउंड, मतलब तरंग और गति के बारे में बात करेंगे। सबको पता है कि जो डीआरडीओ जो सितंबर 11 की जो अभी न्यू वैकेंसी आई है, उसमें जो जनरल साइंस जो पूछा जाएगा वो आपको एक तरह से 40 मार्क को पूछा जाएगा। 40 नंबर का जनरल साइंस पूछा जाएगा। ये जो STA पोस्ट हो गया, उसके बाद जो टेक्नीशियन ये पोस्ट हो गया, ये सब के लिए दोनों सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि STA के लिए भी 40 मार्क का जनरल साइंस आएगा, साथ ही साथ टेक्नीशियन लोगों के लिए भी 40 मार्क का हमारा जनरल साइंस आएगा। तो ये जो एक तरह वीडियो है जो दोनों के लिए एक तरह से हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी, रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे जेई हो गया, टेक्नीशियन लोको पायलट और NTPC हो गया, RPF हो गया, या साथ ही साथ SSC के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब के लिए आपको अगर तरंग और गति में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। इसमें अगर इस वीडियो को अगर एक बार देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से फिर दूसरा वीडियो या चाहे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साउंड और तरंग से A to Z कंसेप्ट और जो भी थ्योरी होती है और इसकी जो ट्रिक चीज़ें होती है, जो क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम जो एग्ज़ाम बेस्ड, हमने भी कई सारा एग्ज़ाम दिया है, उसमें हमने जो क्वालिफाई किया है और एक तरह से हमने जो हमारा उसका जो एक्सपीरियंस है वही हम साझा करने वाले हैं कि आखिर जो इतने जो हमने एग्ज़ाम दिया है तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे कि क्या क्या पूछी जाती है। तो वही हम टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपको एक तरह से एग्ज़ाम में एक तरह से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तरंग से। तो तरंग देखेंगे कि तरंग क्या होती है। तो दोस्तों, किसी भी तरह का जो विक्षोभ उत्पन्न होता है किसी भी माध्यम में, वही हमारा क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो गया या विक्षोभ हो गया, वही हमारा एक तरह से तरंग होती है। जैसे कोई हमारा नदी है, नदी हो गया, इस नदी में कोई कंकर या डेला को कंक्रीट फेंकते हैं तो क्या होता है कि उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे फेंकेंगे नदी में तो ये क्या होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो ये क्या हुआ, एक तरह के तरंग हो गया। तो इसी तरंग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके तरंग और एक तरह से फिर साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो एक तरह से जो पहला टॉपिक हमारा तरंग से रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो एक तरह से ऐसा तरंग जिसमें क्या होती है कि जिसकी गमन की जो दिशा होती है, जो माध्यम के जो कण होते हैं ना, वो दोनों एक तरह से लंबवत गति करती है। कण जो होती है तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो हमारा जो कोई तरंग है जो जा रहा है तो उसकी दिशा और माध्यम के कण की दिशा एक तरह से लंबवत होती है, तो वैसे तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे एक तरह से जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंग होता है वो हमारा एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जल की सतह पर, जल की सतह पर कोई भी तरंग अगर उत्पन्न करते हैं तो हमारा एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हो जाएगा। साथ ही साथ रस्सी को झटकने से उत्पन्न तरंग, रस्सी में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे लोग क्या होते हैं उसे फानते हैं, तो उसमें भी एक तरह से ऊपर नीचे एक तरह से तरंग होती है। एक तरह से कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है, एक लड़का एक यहाँ पर होता है, इसको क्या होता है, रस्सी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता है। तो इस तरह जो तरंग उत्पन्न होते हैं वो भी एक तरह से क्या होता है, हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ जो तरंग होती है, जो दो एक तरह से इसमें दो को पॉइंट होती है, एक तो श्रृंग होती है, एक हमारा गर्त होता है। तो इसके कंसेप्ट को हम देखेंगे कि श्रृंग और गर्त क्या होती है अनुप्रस्थ तरंग में। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा इसका जो ये जो टॉप वाला होता है, जो ये पॉजिटिव, ये हमारा मीडियम होता है, एक तरह से मध्य एक्सिस होता है। इससे जो ऊपर वाला में जो पीक पॉइंट होता है ना, उसे श्रृंग कहते हैं। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। ये हमारा क्या होता है, श्रृंग होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे पिक कहते हैं, PEA के पिक कहा जाता है। ये हमारा पिक हो गया। उसी तरह जो इसका जो डाउनेस्ट पॉइंट होता है, सबसे नीचे वाला होता है, उसे गर्त कहते हैं। ये हमारा गर्त हो गया। इसे ट्रफ कहते हैं, TROUGH, ट्रफ कहते हैं। तो ये हमारा जो अनुप्रस्थ तरंग होती है जो श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। तो नेक्स्ट श्रृंग हमारा यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट गर्त हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट की श्रृंग और गर्त में हम लोग तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो इसमें दो श्रृंगों या दो गर्तों के दो लगातार गर्त या दो लगातार श्रृंग के जो बीच की जो लेंथ होती है वही हमारा क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। ये हमारा क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य होता है। ये हमारा तरंगदैर्घ्य जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। तो उसी तरह अगर यहाँ बात करते हैं तो इस कंडीशन में दो गो हमारा ये पॉइंट और इस पॉइंट, तो ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हो जाएगा, हमारे यहाँ भी लेमडा हो जाएगा।
क्योंकि दो श्रृंगों और दो गर्तों के जो बीच की दूरी होती है, लगातार श्रृंग, दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी हमारा तरंगदैर्घ्य होती है। तरंगदैर्घ्य की एक तरह से जो यूनिट होती है मीटर होती है, और इसका जो इसमें और कंसेप्ट यहाँ देखेंगे, तो तरंगदैर्घ्य की जो अदर यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, तो एक तो हमारा लेमडा की यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और दूसरा जो लेमडा होता है ये हमारा क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। ये हमारा कमर्शियल यूनिट होता है, इसे व्यावसायिक यूनिट कहा जाता है। एक तरह से व्यावसायिक या व्यवहारिक यूनिट कहा जाता है, कमर्शियल यूनिट होता है। तो ये एंगस्ट्रम होती है, और 1 मीटर में आपको याद ध्यान देने वाली 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी एक तरह से कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आती है। तो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग था, और जो भी हमारा एक तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है ना, वो भी एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसमें और हम देखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, कि जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होती है एक तरह से ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो अनुप्रस्थ तरंग का होती है, जो उसकी जो तरंग की गति होती है माध्यम में कण के लंबवत होती है, तो ये हमेशा इसकी सतह पर उत्पन्न होती है, गैस में नहीं होती है। क्योंकि गैस बहुत ही क्या होता है, विरल होता है, वो उसकी सतह पर उत्पन्न नहीं हो पाएगा, वो उसके अंदर घुस जाएगा। तो हमारा जो ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंग को पैदा कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। वही बात करते हैं कि द्रव एवं गैस में, अगर उसके अंदर की बात करते हैं, तो द्रव एवं गैस में मैंने उसके अंदर अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। द्रव एवं गैस में, यहाँ पर ध्यान देने वाले, यहाँ में है, यहाँ क्या है, ऊपरी सतह है। तो ऊपरी सतह पर द्रव की ऊपरी सतह पर कर सकते हैं, लेकिन द्रव के अंदर या गैस के अंदर उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक सतह चाहिए जिस पर ये हमारा ऐसे उत्पन्न होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है, जो एक तरह से माध्यम के कण के एक तरह से समानांतर कंपन करता है। कण की तरंग की जो दिशा होती है समानांतर होती है। कहने का मतलब होती है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो जब समानांतर होगा, पैरेलल होगा, तो पैरेलल अगर दोनों गमन कर रहा है तो हमारा अनुदैर्घ्य होगा। तो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है कंप्रेशन एंड संपीड़न के रूप में होती है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के रूप में होती है, मतलब संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो मान लिया कि हमारा ये इसका माध्यम हो गया, मिडिल लाइन हो गया, यहाँ पर कोई हमारा तरंग ऐसे उत्पन्न हुआ, फिर ये विरलन में चला गया, ये ऐसे विरलन हो गया, फिर ये कंप्रेशन में गया ऐसे ऐसे पूरा, फिर ये हमारा क्या हो गया, विरलन में चला गया। तो ये जो इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, COMPRESSIO, ये हमारा कंप्रेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। इसको कहते हैं संपीड़न कहते हैं, हिंदी में संपीड़न कहते हैं, इसको कहते हैं विरलन कहते हैं। ये हमारा होता है विरलन, हमारा विरलन होता है, ये हमारा संपीड़न होता है। तो यहाँ पर जो संपीड़न और विलन के रूप में जो तरंगदैर्घ्य होती है वो एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और यही अगर बात करते हैं इसमें जो कितने वेवलेंथ की, इसकी मिडिल पोजीशन है, इसकी मिडिल पोजीशन। तो ये हमारे दो लगातार कंप्रेशनों के जो बीच की जो लेंथ होती है वो हमारा तरंगदैर्घ्य होती है। उसी तरह दो लगातार विरलन एक्सपेंशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी एक तरह से तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि क्या क्या होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग हमारा हो गया, तो उसमें एक तरह से ये जो हमारा एक तरह से डिपेंड करता है, एक तरह से दाब और घनत्व जिसका अधिक होगा उसके अकॉर्डिंग एक तरह से वेरी करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन एक्सपेंशन हो गया, तो इसमें दाब का भी कुछ रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या संपीड़न हो गया, कंप्रेशन है, तो जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ क्या होगा, तो कंप्रेशन के जो हमारा वेव होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, साथ ही साथ क्या होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। लेकिन विरलन की बात करते हैं, वहाँ का प्रेशर भी कम होगा और डेंसिटी भी कम होगा। अब इसका एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो जो तरंगे एक तरह जल की तरंगे हो गया, जो ध्वनि की तरंगे होती है, या जो स्प्रिंग में जो तरंगे होती है, सभी क्या होती है, एक तरह से अनुदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, जो स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग हो गया, उसका जो ध्वनि तरंग हो गया, वो हमारा एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग की एग्जाम्पल होती है। और दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक तरह से एग्जाम में कम से कम 1-2 नंबर आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में।
तो इसमें से 3 को जो कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है, एक तो श्रव्य तरंगे हो गया, एक अपश्रव्य तरंगे हो गया, एक होता है प्रश्रव्य तरंगे। इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव होता है, क्या होता है। तो ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वैसे तरंग को हम लोग ऑडिबल वेव कहते हैं। इसको ऑडिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे तरंग को हम सुन सकते हैं। एक जो इंसान होता है जो उसको सुन सकता है, ये ध्वनि तरंगे होती है जिसे मानव कान सुन सकता है और समझ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए संगीत हो गया, बातचीत हो गया, वाद्य यंत्रों की आवाज़ हो गया। तो ऐसे तरंगों को हम लोग क्या होता है अपने कान द्वारा सुन सकते हैं। तो इसकी जो लिमिट सीमा क्या होगी, 20 HZ से लेके 20,000 के, एक तरह से 20 के HZ हो गया, ये इसकी लिमिट होती है। अगर इतना के बीच में ध्वनि आता है तो हमारा कान इजीली उसे सुन लेता है। तो ये हमारा हो गया। हम नेक्स्ट देखेंगे अपश्रव्य तरंग के बारे में, जिसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। तो ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 HZ से कम होती है, तो 20 HZ से कम होगी, उसकी क्या होगी, उस चीज़ों को हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये बहुत ही धीमी कंपन वाली तरंग होती है जिसे मनुष्य सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हाथी और हवेल जैसे जानवर इसे महसूस करते हैं। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट होना, समुद्री लहरें हो गई, बड़े बड़े जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि हो गई। तो क्या होती है कि इसमें जो काफ़ी एक तरह से लो आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसे ध्वनि तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जंतु होते हैं जैसे हाथी हो गया, व्हेल मछली हो गया, इस चीज़ों को सुन लेते हैं। कुछ जानवर होते हैं जिसे पता चल जाता है, जैसे भूकंप आता है तो छोटे छोटे जानवर या बड़े बड़े होते हैं उन्हें पता चल जाता है, इसलिए वो भागने लगते हैं। इंसान आश्चर्य में रहता है कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि अच्छा ये हुआ था इसलिए भाग रहा था। तो वो जो ध्वनि होती है ना, कुछ जानवर पार्टिकुलर जानवर ही सुन पाते हैं। अभी इसमें जो बार बार जो टर्म आता ध्वनि क्या होती, आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति क्या होती है, जिसे हम लोग एक तरह से एन से लिखते हैं, 1/T होती है। तो कहने का मतलब होती है कि हमारा 1 सेकंड में, ये क्या हो गया, टी नीचे हो गया, मतलब 1 सेकंड में कितनी संख्या, कितना बार कोई रिपीट होता है, वो रिपीटेशन कितना हो रहा हो, ये आवृत्ति होती है। तो 1 सेकंड में कितना दोलन हो रहा है, वो जो हमारा क्या होता है, आवृत्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरंग होता है जो कई सारे इसका एप्लीकेशन भी है। तो अल्ट्रासोनिक वेव का होता है। तो ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 HZ से अधिक होती है, ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़। तो इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये बहुत ही उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन चमगादड़ हो गया और कुत्ते सुन सकते हैं। तो काफ़ी जो एक तरह से लिमिट है, हमारा लिमिट क्या है, 20,000 किलोहर्ट्ज़, 20,000 HZ है। अगर इससे ध्वनि ज़्यादा अगर उत्पन्न होता है तो हम इस चीज़ों को सुन ही नहीं पाती है। हमारा जो कान है ना, वो एक तरह से इस चीज़ों को नहीं सुन पाता है, हमारा पर्दा कान का। तो ऐसे ध्वनि को सुनने वाला कौन होता है, चमगादड़ सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो सोनार, जो सोनार होता है, जो क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म यहाँ देखेंगे, जो कोई एग्जाम में एक तरह से पूछ देता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है एस फॉर क्या हो गया, साउंड। फिर क्या होता है, एस ओ से क्या हो गया, साउंड हो गया। एन फॉर क्या होता है, नेविगेशन होता है, साउंड, नेविगेशन। एंड रैंगिंग होता है, RANGING। तो एन से क्या हो गया, नेविगेशन हो गया। आर फोर क्या हो गया, रैंकिंग हो गया। कहने का मतलब होता है कि ऐसी युक्ति, सोनार एक ऐसी युक्ति होता है जिसका प्रयोग समुद्र में कोई गहराई में अगर कोई वस्तु छिपा हो तो उसको पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि जल में या जैसे समुंदर हो गया, वहाँ बहुत गहरा होता है, तो उस समय एक तरह से कोई चीज़ों को पता लगाना हो तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा जाता है। तो समुद्री जहाज़, मान लें कि यहाँ देखते हैं फिगर से, कोई समुद्री जहाज़ है, यहाँ पे एक जहाज़ को हम बना लेते हैं, ये एक तरह से क्या है, समुद्री जहाज़ है, ठीक है। ये समुद्री जहाज़ क्या है, समुद्र में जा रहा है। यहाँ पर कोई वस्तु छिपा हुआ है, पत्थर है या कोई ग्लेशियर है, तो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते रहता है। तो जब अल्ट्रासोनिक छोड़ता है तो रिटर्न होता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो देखता है कि हाँ ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो रिफ्लेक्ट कितना डिस्टेंस से हुआ है और कितना टाइम लगा, तो हमने कितना टाइम में छोड़ा था और कितना टाइम में रिटर्न हुआ, उसे टाइम से और इसके अल्ट्रासोनिक वेव की एक तरह से वेलोसिटी हमें पता होती है। तो वहाँ से हम लोग दूरी पता कर लेते हैं कि कितना दूरी पर हमारा ये जो पहाड़ है या कोई बर्फ़ का पूरा पहाड़ भरा पड़ा है या कोई वस्तु है जो कितना दूर पर है। तो इस चीज़ों को पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो एक तरह से कोई संकेत भेजना हो समुद्र में तो उसको उपयोग करते हैं भेजने में। कोई हमारा एक तरह से मशीनों में पुर्जा हो गया, पाट पुर्जा, चिमनियों में जो जमी जो कालिक होती है उसको साफ करने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि संकेत भेजने में करते हैं, संकेत भेजने में करते हैं।
एक तरह से चिमनियों को साफ करने में प्रयोग करते हैं। जो चिमनी रहती है उसमें कालिक जम जाती है, चिमनियों को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, एक तरह से कृषि में कीट को नष्ट करने में करते हैं। कृषि है जो हमारा खेत होता है उसमें कीट होता है, उसको नष्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। मेडिकल लाइन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ईसीजी में प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक तरह से अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जो भ्रूण की जांच हो गया, पथरी हो गया, ट्यूमर की जांच होता है, इसको जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद और भी जैसे जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से हमारा जो प्रस्राव तरंग होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। वहाँ पर एक तरह देख सकते हैं, उसकी लिमिट हो गया, सोनार में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड हमारा शरीर के अंदर देखने वाली चीज़ जो होती है, शरीर के अंदर देखने के लिए इसका वेव का प्रयोग करते हैं। कीट नियंत्रण में प्रयोग करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है ना, एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग ही होती है, जिसको चलने के लिए किसी तरह के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। और एक तरह से इसकी जो वेग होती है एक तरह से प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम अच्छा से समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय जो क्षेत्रों के दोलन से बनी ऊर्जा की तरंगें होती है, इन्हें चलने के लिए एक तरह से माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, जो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। ये 7 प्रकार की होती है। रेडियो तरंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, देश प्रकाश विजुअल लाइट हो गया, परावैज्ञानिक हो गया, एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया, जो आवृत्ति और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होती है। इनमें केवल दृश्य प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल दृश्य प्रकाश ही हमारी आंखों को से देखा जा सकता है। बाकी का प्रयोग हम संचार और चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके और भी प्रवृत्ति के बारे में कि ये जो होती है एक तरह से दोहरी प्रकृति की होती है। मतलब ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के एक तरह से लंबत दोनों से बनती है। तो जो हमारा एक तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है दोहरी प्रकृति की होती है, जो विद्युतीय भी होती है और चुम्बकीय भी होती है, दोनों की एक तरह से लंबवत दोनों से बनी होती है। इस कंडीशन में बना होता है। ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो दोनों के तरंगे चलने की दिशा के लंबवत होती है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या होती है कि इसकी जो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि निर्वात में भी चल सकती है। उसके बाद इसकी जो गति होती है निर्वात में प्रकाश की गति से चलती है। मतलब ये लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेग से चलती है। अब इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारा कि जो इसमें जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसमें एक तरह से उसकी किसकी आवृत्ति कम होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा हो गया एक तरह से ये तो तरंग होती है, एक तरह से स्पेक्ट्रम के रूप में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कम आवृत्ति मतलब कम ऊर्जा, आवृत्ति कम मतलब कम ऊर्जा, इसके बारे में हम फार्मूला को देखेंगे कि कम आवृत्ति के कारण कैसे कम की ऊर्जा होती है, से एक तरह से उच्च ऊर्जा आवृत्ति मतलब उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ती है, एक तरह से बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला की बात करने वाले हैं कि जो 7 गो जो एक तरह से जो तरंग होती है उसके बारे में। तो ये जो हम फार्मूला भी बताने वाले हैं दोस्तों, ये होता है RMI V U, यहाँ पर हो गया VUXY। यहाँ पे इसको अच्छा से लिखते हैं। यहाँ पर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर इसको आप एक तरह से फार्मूला क्या एक तरह से कंसेप्ट ट्रिक है, RMI VUXY ये हमारा हो गया, ये हमारा एक तरह से कंसेप्ट हो गया। बस आपको इतना याद रखना है और आपको सभी तरह के जो चीज़ें इसमें है कंटेंट है सभी आपको याद हो जाएगा। RMI VUXY। तो देखते हैं इसका RMI और VUXY के क्या मतलब होता है। तो जो R जो लिखा हुआ एक तरह से कम आवृत्ति हो गया, लो फ्रिक्वेंसी से लेकर यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की ओर एक तरह से इसको अरेंज किया गया है। यहाँ हो गया एक तरह से हाई फ्रिक्वेंसी, इधर हो गया हाई फ्रिक्वेंसी, उधर हो गया हमारा लो फ्रिक्वेंसी। उसी तरह का फ्रिक्वेंसी लो है तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, यहाँ एक तरह से तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे जो पहला जो तरंग होता है R है, R मतलब क्या होगी, रेडियो तरंग। तो R फॉर रेडियो वेव। तो ये क्या होती है, एक तरह से सबसे कम आवृत्ति वाली होती है और लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। इसका प्रयोग रेडियो, टीवी, प्रसारण और ब्लूटूथ में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो RMI VUXY लिखे हैं तो इसमें क्या हो गया, लो आवृत्ति हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं लो आवृत्ति मतलब होगा, लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, हाई होगा।
उसी तरह जब लास्ट में गामा चलेंगे तो वहाँ पर हाई आवृत्ति और सबसे लो तरंग दैर्ध्य। तो आपको ये वाला याद रखना है, RMI VUXY। तो जो रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, तो इसका जो खोज किया था मार्कोनी ने किया था। कौन किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो तरंग की खोज। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव। दूसरा का है एम है, तो M फॉर क्या हो गया? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग खाना पकाने में करते हैं। जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है उसका उसमें प्रयोग करते हैं, उसका रडार में करते हैं, सेलुलर संचार में करते हैं। तो ये सारी चीज़ में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि माइक्रोवेव को हिंदी में सूक्ष्म तरंग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म तरंग। इसको कहते हैं, हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं। तो इसका जो खोज किसने किया था? तो माइक्रोवेव जो तरंग होती है उसका जो खोज किया था हेनरी हर्ट्ज ने किया था। कौन किया था? हेनरी हर्ट्ज ने किया था। हेनरी हर्ट्ज ने किया था। जो आज हम पढ़ते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी की जो मात्रा क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो यही आदमी था, यही साइंटिस्ट था जिसने, हेनरी हर्ट्ज ने माइक्रोवेव का भी खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं आई फॉर इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड को हिंदी में कहा जाता है अवरक्त। इसे कहा जाता है अवरक्त। यहाँ अवरक्त लिखते हैं, इसको हिंदी में इंफ्रारेड अवरक्त रंग कहा जाता है। अवरक्त रंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? उष्मा गर्मी के रूप में महसूस होती है। इसका प्रयोग नाइट विजन और रिमोट कंट्रोल में करते हैं। तो इसका देखते हैं कि इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था हर्शेल ने किया था। हर्शेल। इसका प्रयोग हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट हमारा हो गया दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश के बारे में देख लेते हैं, मतलब विजुअल लाइट। तो जो दृश्य प्रकाश होती है, जो एक तरह से वह प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं, जिसे इंद्रधनुष के रूप में, तो इस तरह चीज़ों को क्या कहते हैं? हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इसका खोज किसने किया था? तो इसका जो खोज किया था एक तरह से न्यूटन ने किया था। जो वही हमारा जो फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन साहब, वही न्यूटन ने दृश्य प्रकाश का भी खोज किए थे। नेक्स्ट हमारा है RMI VU आ गया, U फॉर अल्ट्रा। तो अल्ट्रा मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट रे। परावैंगनिक किरण हिंदी में कहा जाता है। ये जो होता है एक तरह से त्वचा को टैन करता है। एक तरह से हमारा जो त्वचा में जितने भी एक तरह से बीमारी होती है उस रिलेटेड एक तरह से हमारा होता है। तो विटामिन डी जो मिलता है वो भी होता है, लेकिन इसकी अधिकता हमारा क्या रहता है? एक तरह से बीमारी पैदा करती है। तो ये हमारा जो परावैंगनिक किरण की जो खोज किसने किया था? तो ये जो परावैंगनिक किरण की जो खोज किया था रीटर साहब ने किया था। रीटर, आपको याद रखना, कभी कोई पूछ देता है कि परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया था, तो रीटर ने किया था। ये तो एक तरह से विटामिन डी मिलती है जिसको सूरज में के लाइट में होती है, लेकिन जब अधिक होती है तो त्वचा से रिलेटेड कैंसर या कुछ त्वचा रिलेटेड बीमारी करती है। नेक्स्ट हमारा हो गया RMI VUXY। तो एक्सरे खोज के तरंग के बारे में हम देखेंगे। तो इसकी हड्डियों की तस्वीर लेने में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है या कुछ भी एक्सरे कराना है किसी से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम लोग एक तरह से एक्सरे का प्रयोग करते हैं। और सुरक्षा के स्कैनिंग में एक तरह से प्रयोग होता है एक्सरे तरंग का। तो इसको देखेंगे कि एक्सरे तरंग की खोज किसने किया था। तो इसका खोज किसने किया था? रोंटजन ने किया था। रोंटजन ने किया था इस तरंग की खोज, और एक तरह से मेडिकल लाइन में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम गामा तरंग के बारे में देखेंगे। तो जो गामा तरंग की जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है और आवृत्ति वाली होती है, क्योंकि हमने जो लिखा था RMI VUXY, ठीक है। ये जो क्या होती है, इसकी जो आवृत्ति क्या होती है? कम होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब चूँकि आवृत्ति ज़्यादा होती है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके बारे में E/H/ν होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो रेडियो होती है, जैसे हम लोग याद रखने का तरीका देख सकते हैं। तो जो हम रेडियो सुनते हैं तो वहाँ पर कैसे सुनते हैं? 98.3 HZ सुनते हैं। तो एक तरह से क्या होता है? लो आवृत्ति हो गया। तो वही रेडियो तरंग के यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो जो रेडियो हम सुनते थे उसकी आवृत्ति कितना होती थी? 98.3 होती थी। तो एक तरह से क्या होती है? लो आवृत्ति हो गई, मतलब रेडियो की लो आवृत्ति, बाकी जो लास्ट में आएगा उसकी हाई आवृत्ति। जब आवृत्ति लो होगी तो इसकी तरंगदैर्घ्य हाई होगी, इसका तरंगदैर्घ्य लो होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। बाकी सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख ली है। अब हम रिलेशन देखेंगे, जो कभी कभी इससे न्यूमेरिकल भी पूछ दिया करता है। तो हम देखेंगे कि किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया जिसकी आवृत्ति न्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी आवृत्ति न्यू है और उसकी तरंगदैर्घ्य अगर लैम्डा है, तो उसकी जो फोटोन की जो ऊर्जा E है उसका क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन होता है दोस्तों, E बराबर क्या होता है? H इंटू क्या होता है? एक तरह से न्यू होता है, H इंटू न्यू होता है। तो E बराबर
एक तरह से एच हमारा ये हो गया एच इंटू न्यू। हम देखेंगे कि यहाँ एच क्या है और न्यू क्या है। तो एच जो यहाँ पर होता है दोस्तों प्लांक कॉन्स्टेंट होता है, PLANK प्लांक्स कांस्टेंट, मतलब कि प्लांक नियतांक होता है जिसकी जो वैल्यू होती है एच की 6.63 गुने 10⁻⁴ क्या होता है, एक तरह से -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। या इसको लिखते हैं 6.6 डायरेक्टली लिखते हैं गुने 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसका यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसकी वैल्यू। तो हमारा एच का हो गया प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। वहीं देखेंगे कि न्यू क्या होता है, तो न्यू एक तरह से क्या होता है आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ये हमारा क्या हो गया आवृत्ति हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, इसको ये फॉर्म करेंगे लिखते हैं तो ये हमारा आवृत्ति हो गया। तो अब देखेंगे कि ई बराबर एच इंटू न्यू हो गया। और भी इसको हम रिलेशन देखेंगे कि जो हमारा तरंग की जो गति होती है भी बराबर क्या होता है एन इंटू लेमडा होती है, एन इंटू लेमडा होती है, या एन को ही हम लोग न्यू यहाँ लिख रहे हैं, न्यू इंटू लेमडा हो गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ न्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो न्यू की वैल्यू V बटे क्या हो जाएगा लेमडा हो गया, या V को हम लोग C लिखते हैं C/, लेमडा। तो हमारा न्यू बराबर क्या हो गया आवृत्ति बराबर C इंटू लेमडा। C हो गया क्या हो गया प्रकाश की चाल हो गया, मतलब 3 गुने 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया। तो इसी वैल्यू को अगर यहाँ पर रखते हैं न्यू की जगह पर तो हमें क्या मिलेगा, तो पहला हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ये हमारा पहला मिल गया। दूसरा अगर न्यू की जगह पर रखते हैं क्या C बटे लेमडा, तब हमको क्या मिलेगा, तो हमारा उस प्रकार ई बराबर क्या होता है H इंटू न्यू होता है। तो H बराबर इंटू न्यू की जगह पर रखेंगे ये वैल्यू, तो ये हो गया C बटे लेमडा। तो कहने का मतलब ये हमारा हो गया कि ई बराबर SC बटे लेमडा हो गया, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमने जो ये बात कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी मैंने न्यू होगा उतना एनर्जी होगी, तो बात सही है। यहाँ पर देखते हैं कि गामा की क्या होती है, गामा की एक तरह से ऊर्जा क्या होती है अधिक होती है, क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है, जो कि आवृत्ति तो जो होती है जो ऊर्जा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फुल कंप्लीट एक तरह से कंसेप्ट। अब हम देखेंगे साउंड के बारे में कि साउंड क्या होती है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हम ध्वनि के बारे में। यहाँ देख सकते हैं हमारा ध्वनि है, साउंड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो साउंड क्या होती है, तो हम दोस्तों देखते हैं कि किसी तरह के कंपन होती है जो एक तरह से जो हमारा किस तरह के अगर कंपन उत्पन्न करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये अणुओं की गति एक तरह से होती है। कहने का मतलब वो होता है कि ध्वनि एक प्रकार के कंपन होता है जिसकी जो उत्पत्ति होती है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। तो किसी तरह के जो कंपन होती है कंपन, तो किसी तरह के कंपन को क्या कहते हैं ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि को एक तरह से गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकते हैं, तो माध्यम जरूर चाहिए। माध्यम क्या होता है एक तरह से नेसेसरी होती है, माध्यम रहेगा तभी हमारा ध्वनि उत्पन्न होगा और एक तरह से गमन होगा। जैसे स्पेस में कोई जाता है, चंद्रमा में कोई जाता है तो वहाँ पर एक तरह से ध्वनि सुनाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है। तो ध्वनि को सुनने के लिए या उत्पन्न करने के लिए आपको माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से ध्वनि क्या है, एक तरह से कंपन है। अब ध्वनि के बारे में इंपॉर्टेंट देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ध्वनि में पहला हमारा पॉइंट रहेगा तरत्व, पिच, जिसे पिच कहा जाता है कि पिच क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो जो ध्वनि एक तरह से पिच क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो कहने का मतलब होता है कि जो पिच होता है जो एक तरह से जो ध्वनि मोटी और पतली जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे लड़की लोग की क्या होती है जो पिच ज़्यादा होती है, मतलब उसकी ध्वनि पतली होती है। लड़का लोग के थोड़ा ध्वनि होता है जो मोटा होता है, कहने का मतलब उसका जो पिच होता है एक तरह से कम होता है। तो यही देखेंगे कि जो पिच का जो डायरेक्ट जो सादा भाषा में कहें तो ध्वनि का मोटा और पतला होना, मतलब ध्वनि का एक तरह से पतली ध्वनि है, ठीक है, एक तरह से मोटी ध्वनि है, थोड़ा सा मोटा आवाज़ है। तो ये जो मोटी पतली जो ध्वनि का जो एक तरह से प्रॉपर्टी होती है वही हमारा एक तरह से पिच होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरह से ध्वनि की ऊंचाई या नीचाई सिलनेस और फ्लैटनेस को बताता है, या ध्वनि की एक तरह से आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये अगर मान ले कि किसी की आवृत्ति उच्च होती है तो उसका जो तरत्व क्या होता है उच्च होता है। जैसे चिड़िया की चहचहाहट एकदम चाई चाई सुनाई देता है, या कोई लड़की की आवाज़ हो गया उसकी क्या होती है आवृत्ति ज़्यादा होती है तो उसका तरत्व ज़्यादा होगा। वही देखते हैं निम्न आवृत्ति मतलब निम्न तरत्व, जैसे शेर की दहाड़ भाव पूरा गुणनाता है तो क्या मोटा आवाज़ होता है, मतलब निम्न आवृत्ति होती है। तो एक तरह से पिच उसका क्या होगा निम्न तरत्व होगा। तो एक तरह से लड़का की आवाज़ हो गया, तो एक तरह से तो ध्वनि का मोटा और पतला होना एक तरह से पिच को दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी उतना उसका तरत्व अधिक होगा। जैसे किसी एक तरह से
लड़की की आवाज़ हो गया, मच्छरों को भनभनाहट होता है, इस तरह के क्या होता है, आवृत्ति ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उच्च तारतम्य होती है। तो हमारा जो पिच का जो मेन मतलब एक इसकी कंसेप्ट होती है जो आवाज़ का पतला और मोटा होना, मतलब लो आवृत्ति या हाई आवृत्ति, तो इससे हमारा पिच रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक तरह से लाउडनेस या इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है या तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो तीव्रता होती है एक तरह से वह लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि धीमी और प्रबल सुनाई देती है। तो वो हमारा जो तारतम्य था पतला और मोटा से रिलेटेड था, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, ये जो रिलेटेड है एक तरह से ध्वनि का एक तरह से धीमी सुनाई देना या एक तरह से प्रबल सुनाई देना, मतलब जो अगर ध्वनि धीमी सुनाई दे रही है या ध्वनि अगर प्रबल सुनाई दे रही है तो किससे रिलेटेड है, उसकी ध्वनि की प्रबलता से, उसकी इंटेंसिटी से रिलेटेड है। तो यह जो बताता है ध्वनि की कितनी तेज है या कितनी धीमी सॉफ्ट है, कितना लाउड है या कितना सॉफ्ट है, यह ध्वनि तरंग आयाम पर निर्भर करती है। और ये बड़ा आयाम होती है जो एक तरह से तेज या अधिक प्रबल ध्वनि होती है, छोटा आयाम होता है एक तरह से धीमी और कम प्रबल ध्वनि होती है। तो दोस्तों पहला हमने जो देखा एक तरह से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था। दूसरा है कि आयाम से रिलेटेड है, तो देखें कि आयाम क्या होती है। तो ये हमारा जो तरंग होती है इसकी जो मध्य स्थिति से मैक्सिमम कितना विस्थापन हो रहा है, तो ये जो क्या होता है एक तरह से आयाम होती है, ये वाला होता है आयाम को ए से सूचित करते हैं, ये हमारा आयाम ये हो गया। तो माध्य स्थिति से कितना मैक्सिमम विस्थापन होता है वही हमारा आयाम होता है। तो आयाम को ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से या स्मॉल ए से सूचित करते हैं। तो एक तरह से आयाम पर ये हमारा निर्भर करता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और भी हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे कि जो ध्वनि की जो तीव्रता होगी, लाउडनेस हो गया, ये या इंटेंसिटी होती है जो एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। तो हमने तारतम्य के बारे में देखा जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तीव्रता है जो एक तरह से उसकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जो माध्य स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, जो एक तरह से एम्पलीट्यूड बताता है कि ध्वनि कितनी धीमी है और कितनी प्रबल है। अब देखेंगे कि मान लिया कि इंटेंसिटी को हमने आई मान लेते हैं और उसकी जो ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी को हमने आई मान लिया, आई से डिनोट किया। उसी तरह हमारा ए हो गया, क्या हो गया, एक तरह से एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड को हम लोग ए मान लिए। तो इसमें जो रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो जो आई होता है प्रोपोर्शनली होता है ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो अभी देखें कि आई का हो गया इंटेंसिटी हो गया, ए का हो गया एक तरह से एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड जो होता है एक तरह से मीटर में ही मापते हैं क्योंकि हमारा एक तरह से लेंथ होता है। इंटेंसिटी की मात्रा को देखेंगे, तो इंटेंसिटी की मात्रा के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटेंसिटी की मात्रा को देखेंगे, मतलब तीव्रता, एक तरह से तीव्रता की क्या मात्रक होती है, इन इंटेंसिटी। जो तीव्रता की जो यूनिट की बात करेंगे, दो तरह की यूनिट होती है। तो पहला जो हमारा यूनिट होता है एक तरह से इसका जो एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक क्या होता है, माइक्रोवाट क्या होता है, माइक्रोवाट प्रति, या लिख सकते हैं या प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, एसआई मात्रक होता है। इसी की अगर बात करते हैं व्यवहारिक मात्रक या कमर्शियल यूनिट की, कमर्शियल यूनिट का मतलब जो हम व्यावहारिक रूप से हम यूज करते हैं उसका हो गया। कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है, डेसीबल होता है, क्या होता है, डेसीबल होता है, जिसे लिखते हैं DECIBL, डेसीबल को लिखते हैं D/B लिखते हैं, डिसेबल। अब देखें कि कमर्शियल यूनिट क्या हो गया, तीव्रता का डेसीबल हो गया, और इंटेंसिटी एक तरह से इसका ऐसा मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। आई जो प्रोपोर्शनल ये के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये रिलेशन क्या होती है, ये बेल और एक तरह से डेसीबल में। तो इसमें एक और हमारा जो पॉइंट होता है दोस्तों कि 10 डेसीबल बराबर क्या होता है, 10 डेसीबल बराबर क्या होता है, एक बेल होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। उसी तरह कहीं कहीं पूछा जाता है कि बेल किसकी इकाई है, तो बेल किसकी इकाई है, एक तरह से तीव्रता की इकाई है, क्योंकि 10 डेसीबल में एक बेल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीव्रता का फुल कंसेप्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि उसकी गुणवत्ता, स्वर गुणवत्ता के बारे में देखेंगे। जब तीव्रता है और एक तरह से तारतम्य हो गया जिसे पिच कहा जाता है, तो इसके अब नेक्स्ट हमारा क्या होगी, गुणवत्ता, जिसे क्वालिटी कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो क्या होता है कि एक तरह से ध्वनि का वह लक्षण होता है जो अगर मान लिया कि हमारा जो तीव्रता है समान हो गया, कोई ध्वनि का तारतम्य दोनों समान हो गया, तो इसी ध्वनि को हम कैसे अंतर पता करेंगे कि ध्वनि में क्या अंतर है। तो वो जो ध्वनि में एक तरह से अंतर पता करते हैं वो गुणवत्ता के आधार पर करते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं कि यह एक वह विशेषता है जो समान तरत्व और प्रबलता, मतलब सेम पिच हो, सेम इंटेंसिटी हो, तो दो ध्वनियों जैसे दो अलग अलग लोगों की आवाज़ में हो, अंतर करने में पैदा करता है। जैसे अगर मान लिया कि दो लोग हैं, जिसकी दो लड़का खड़ा है, जिसने दोनों आवृत्ति एक तरह से आवाज़ निकालता है, उसकी जो एक तरह से पिच है सेम हो गया, इंटेंसिटी भी सेम हो गई, तो उसकी हम कैसे पता करेंगे कि इसका कौन आवाज़ है? तो उसको पता करने के लिए हम लोग गुणवत्ता का प्रयोग करते हैं। उसकी एक तरह से क्वालिटी, जो एक तरह से टोन होता है, जो एक तरह से नोट होता है, यानी राग हो गया, सुर हो गया, स्वर हो गया, उसके आधार पर हम लोग एक तरह से अंतर पता करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जिसकी गला जैसे काफ़ी अच्छी होती है, तो क्या होता है कि उसके अंदर से आती है, उसके अंदर क्वालिटी होती है। जैसे कई दो लोग हैं, कोई गायक होता है तो उसको बार बार गाने का मौका मिलता है, तो क्यों मिलता है कि उसके अंदर की क्वालिटी अच्छी है, उसकी सुर अच्छी है, उसकी राग अच्छी है, तो यही होता है एक तरह से क्वालिटी होती है। क्योंकि कोई आदमी है जो समान तरह समान प्रबलता वाली ध्वनि को निकाल सकता है, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ से लाएगा, वो गला कहाँ से लाएगा, वो सुर कहाँ से लाएगा? तो जो एक तरह से इंसान एक तरह से पैदा होकर आता है, वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड होता है, तो वही एक तरह से सुर होता है, वो उसकी गला में होती है। तो देखेंगे टोन क्या होता है। तो टोन क्या होता है दोस्तों, एकल आवृत्ति को टोन कहा जाता है या राग कहा जाता है। अगर मतलब एकल आवृत्ति हो, एकल मतलब कहते हैं कि एक आवृत्ति, तो एकल आवृत्ति होती है उसको क्या करते हैं, एक तरह से टोन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टोन क्या होता है, तो एकल आवृत्ति को टोन कहा जाता है। उसी तरह नोट का देखते हैं, नोट मतलब समझ ही रहे हैं, बहुत सारा नोट। तो कहने का मतलब होता है कि अनेक आवृत्तियों को जो मिलाकर बनते हैं वो एक तरह से स्वर बनते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अनेक आवृत्ति, एक नहीं अनेक आवृत्ति जब मिलेगा तो एक तरह से वो स्वर बनाएगा, एक तरह से स्वर बनाएगा, एक तरह से वो नोट बनाएगा। तो नोट और एक तरह से टोन में आपको अंतर समझ में आ गया। जो एक तरह से एकल आवृत्ति रहेगा वो हमारा टोन होता है, अनेक आवृत्ति होती है वो एक तरह से वो नोट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों बात करने वाले हैं ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। तो दोस्तों उससे पहले हम बात करेंगे कि जो ध्वनि के जो वेव होती है, वेग मतलब स्पीड, और उसकी आवृत्ति, एक तरह से तरंगदैर्घ्य में क्या रिलेशन होती है। तो यार दोस्तों देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा गया था पिछला DRDO सेक्शन में। तो V बराबर क्या होती है, n इंटू लेमडा होती है, n इंटू लेमडा। यहाँ क्या हो गया, ये एक तरह से तरंग की एक तरह से चाल हो गई, तरंग की चाल हो गई। ये हमारा लेमडा n क्या हो गया, आवृत्ति हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, ये हमारा तरंगदैर्घ्य हो गया। तो ये हमारा रिलेशन होता है जो V बराबर n इंटू लेमडा होता है। अब इसी का यूज करके हम देखेंगे और भी कि क्या क्या कारक प्रभावित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे हमारा चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाला कारक जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि जो पहला कारक है माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। तो एक तरह से जो ध्वनि की जो ठोस होती है, तो जो ध्वनि ठोस में क्या होती है, सबसे तेज चलती है, फिर एक तरह से द्रवों में तेज चलती है, और गैस में एक तरह से सबसे कम तेज चलती है। तो जो सबसे जो तेज चलती है सॉलिड में चलती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में क्या होती है, ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। उसी तरह यहाँ देखते हैं कि ठोसों में प्रत्यास्थता, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होने पर और घनत्व कम होने पर वेग क्या होता है, बढ़ता है। जैसे स्टील में ध्वनि की तेज चलती है, क्योंकि स्टील की जो इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इलास्टिसिटी की तरह से क्या होती है, एक तरह से लचीलापन होता है। जो किसी पर अगर लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होता है, मतलब वो उसमें शेप में चेंज होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग लोड को हटाते हैं तो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। वही एक तरह से इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता होता है। तो अगर किसी ठोस की प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है या घनत्व कम होता है तो उसमें ध्वनि तेज चलती है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि तापमान को बढ़ाने से हमारा ध्वनि के वेग कैसे वेरी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि तापमान को बढ़ने पर गैस के अणुओं की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे ध्वनि का जो तापमान और वेग में एक तरह से रिलेशन होता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिलेशन होगी। तो जो हमारा एक तरह से जो ध्वनि के अगर ताप को बढ़ाते हैं तो अणुओं की क्या होती है, एक तरह से गति बढ़ जाती है। तो जब गति बढ़ जाती है तो जो हमारा ध्वनि है जो उसकी वेग बढ़ जाती है। तो एक तरह से क्या होता है कि वेग बढ़ने से जो कंपन होती है ना वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि जो उसकी जो ताप को बढ़ाते हैं तब। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ वेग होती है जो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो कहने का जो मतलब होता है जी भी हो गया एक तरह से प्रोपोर्शनल हो गया, √T के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे और अच्छा से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो गया, भी प्रोपोर्शनल का हो गया √T हो गया, या इसको लिख सकते हैं कि V1/V2 बराबर का हो गया √T1/T2 हो गया। तो क्या होता है कि पिछला बार भी एक तरह से पूछा गया था, उसके एक तरह से वेलोसिटी दे दिया है, तापमान इतना से इतना बढ़ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो इसी रिलेशन पर आप एक तरह से यूज करके आप पता कर सकते हैं। टी जो होता है हमेशा केल्विन में लेना है, केल्विन में हमेशा लिया जाता है, इसमें डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री सी में दिया हुआ है तो उसमें 273 जोड़कर आप उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, आप हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सी वृद्धि होने पर वायु में ध्वनि का वेग है जो लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्योंकि तापमान में बढ़ने से हवा के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है एक तरह से बढ़ती है और वे ध्वनि तरंगों को तेजी से हस्तांतरित करते हैं। क्या हो गया, क्योंकि जब तापमान बढ़ती है तो क्या होता है, उसका अणु के वेग बढ़ता है। जब वेग बढ़ेगा तो वेग जब बढ़ जाएगा तो जो हमारा हाफ इंटू क्या होता है mv/2 होता है, तो उसकी जो गति ऊर्जा क्या होती है बढ़ जाती है। तो जिससे होता है कि जो हमारा जो एक ध्वनि तरंगों को एक तरह से तेजी से स्थानांतरित करता है, कौन, हमारा गति ऊर्जा। तो इसी तरह हमारा एक तरह से हमारा कंसेप्ट है कि जब हमारा ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, तो 1 डिग्री सी के लिए 0.61 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ जाएगी। वही बात करते हैं कि 0 डिग्री सी पर हवा में ध्वनि की जो चाल होती है लगभग 331.3 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग लिखते हैं 332 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री सी पर जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये हमारा रिलेशन हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेंसिटी पर हमारा एक तरह से क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के चाल पर। तो गैसों में घनत्व को बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटता है। वही इसका मतलब है कि जो वेग होता है जो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या एक तरह से, तो अगर ठोस की बात करते हैं तो घनत्व में अलग बात होती है, लेकिन अगर बात करते हैं घनत्व की गैस में, तो गैस में अगर घनत्व बढ़ती है तो उस कंडीशन में ध्वनि का वेग घट जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एक तरह से वेग होती है एक तरह से क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ √ρ मीन्स डेंसिटी। तो उस माध्यम की जो डेंसिटी होगी, मतलब जो गैस की डेंसिटी होगी, जो एक तरह से कैसे वेरी करेगी, इस तरह वेरी करेगी, भी जो रेसिप्रोकल 1/√ρ। तो एक तरह से गैस के माध्यम की डेंसिटी रो हो गया, और उसमें जो ध्वनि की जो जाएगी, तो एक तरह से जितना ज़्यादा एक तरह से डेंसिटी होगा एक तरह से उसकी ध्वनि उतना इफेक्ट होगा। तो गैस में एक तरह से घनत्व के बढ़ने पर ध्वनि का जो वेग होता है घटते जाता है। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ाएंगे गैस की, उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक तरह से उतना ही घटते जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी पर क्या असर पड़ता है वेग का। तो आर्द्रता बढ़ने पर हवा का जो घनत्व होता है ना कम हो जाता है, जैसे क्योंकि पानी के जो अणु होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या होता है, एक तरह से हल्का होते हैं। एक तरह से पानी के अणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हल्के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर घनत्व कम होने की कंडीशन में, तो जिससे ध्वनि का जो वेग होता है ना, वेग एक तरह से बढ़ जाता है। तो नमी वाले स्थान में यहाँ पर एक तरह से जब नमी आती है तो उस कंडीशन में एक तरह से हमारा जो ध्वनि के जो वेव होते हैं ना, वेग, तो यहाँ क्या है कि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमने जो देखा कि हमारा जो v होती है रेसिप्रोकल ऑफ √ρ डेंसिटी होती है। तो जब यहाँ हमारा क्या होता है, आर्द्रता के सीजन में एक तरह से घनत्व कम हो जाता है। जब ये कम होगा तो हमारा वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही आर्द्रता वाला मौसम में जब आर्द्रता बढ़ती है तो वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक तरह से हमारा वहाँ वेग बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, तो हमारा देखते हैं नेक्स्ट प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से स्थिर तापमान पर गैस में दबाव बनने से ध्वनि के वेग में कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब कि हमारा अगर तापमान को स्थिर कर दिया जाए तो वहाँ पर दाब के बदलने से ध्वनि का जो वेग में एक तरह से कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दाब के साथ घनत्व भी बदल जाता है, जिससे इसका प्रभाव पहले से ही एक तरह से शामिल होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि वेग, जो हमारा वेग होता है एक तरह से पी से एक तरह से स्वतंत्र होता है, पी पर हमारे एक तरह से डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं हवा की दिशा, डायरेक्शन में क्या प्रभाव पड़ती है। तो हवा की दिशा, यदि ध्वनि के चलने की दिशा में बहे तो वेग एक तरह से बढ़ जाती है, यदि विपरीत दिशा में बहे तो वेग घट जाती है। जैसे क्या होता है कि अगर आप कोई साउंड को बोलते हैं, हवा इधर से इधर जा रही है, इधर से ही बोलते हैं, तो
जो साउंड होते हैं तेज़ी से सुनाई देगा। लेकिन अगर आप इधर से बोलते हैं, हवा इधर की ओर चल रही है, तो वहाँ पर जो हमारा जो साउंड होती है थोड़ा कम जाती है। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था कि ध्वनि के जो इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, अब यहाँ देखेंगे संक्षेप में क्या देखेंगे कि जो तापमान को बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, जो हमारा भी प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी था। उसी प्रकार घनत्व को बढ़ाओगे तो वेग घटेगा, कहने का मतलब भी वजह अंडर रूट हमारा क्या था, ए से था, वी के प्रोकल ये था। दूसरा कंसेप्ट हो गया। तीसरा हो गया कि आर्द्रता को बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है, घट जाएगी तो एक तरह से वेग बढ़ जाएगी। तो ये हमारा फाइनली संक्षेप में हो गया, कंक्लूजन हो गया। अब देखते हैं कि जो अलग अलग माध्यमों में चाल के बारे में देखेंगे कि गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है, लिक्विड में ध्वनि की चाल क्या होती है, और सॉलिड में ध्वनि की चाल क्या होती है, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि गैस में जो ध्वनि जो एयर होती है, एयर में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो जो ध्वनि की चाल 0 डिग्री सी पर होती है 331 मीटर पर सेकंड होती है, या इसको 331.3 होती है तो 332 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। वही बात कहते हैं कि 25 डिग्री सी पर, तो वहाँ पर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस में 25 डिग्री सी पर जो चाल होती है जो 1284 मीटर पर सेकंड होती है, जो एक तरह से सबसे तेज गैस में होती है हाइड्रोजन में। वही बात करते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस में जो चाल होती है 25 डिग्री सी पर सबसे तेज होती है। ऑक्सीजन की देखते हैं कि ऑक्सीजन में 25 डिग्री सी पर चाल कितना होता है, तो 316 मीटर पर सेकंड होती है। क्योंकि जो चाल होती है ना डेंसिटी पर डिपेंड करती है, गैस की डेंसिटी के रिसिप्रोकल होती है। तो जिसकी जो डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी गैस में जो चाल का होगा कम होगा। तो ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होता है, तो 8 दूनी 16 हो जाता है, तो एक तरह से द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है, तो डेंसिटी एक तरह से ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेग कम होगा। हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत ही कम अनुभार वाला होता है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जब कम होगा तो चाल का होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए जो गैसों में सबसे ज़्यादा जो चाल होती है हाइड्रोजन गैस में चाल होती है, जो 1284 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही एक तरह से धीमा इसमें होता है, लगभग अगर 0 डिग्री सी पर बात करेंगे तो 260 मीटर पर सेकंड, और अगर बात करेंगे 25 डिग्री सी पर तो 270 मीटर पर सेकंड चाल होती है। यह वायु से सघन गैस है, लेकिन इसमें एक तरह से धीमी चाल होती है, क्योंकि एक तरह इसकी जो अनुभार होती है 44 ग्राम होती है। तो डेंसिटी एक तरह से ज़्यादा होगा, तो एक तरह से वेग कम होगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले दोस्तों लिक्विड में ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है, किस तरह के लिक्विड में कैसा चाल होता है। तो यहाँ अशुद्ध जल होता है और समुद्री जल होता है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अशुद्ध जल जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, इसमें 25 डिग्री सी पर जो चाल होती है 1498 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कि समुद्री जल, अशुद्ध जल में 1498 था, लेकिन समुद्री जल में क्या होती है ना, इसमें जो साल्ट होती है ना, साल्ट ज़्यादा होती है। तो जब साल्ट ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में एक तरह से हमारा वहाँ पर चाल थोड़ा सा बढ़ जाता है, सॉलिड वाला गुना जाती है। तो वहाँ पर 25 डिग्री सी पर जो चाल होती है 1531 मीटर पर सेकंड होती है, जो एक तरह से अशुद्ध जल से तेज होती है। वहीं अगर बात करते हैं कि सॉलिड में, ठोस में चाल के बारे में हम देखेंगे कि क्या होती है। तो ठोस में हम देखते हैं सबसे पहले लोहा में। तो लोहा में 25 डिग्री सी पर जो चाल होती है 5950 मीटर पर सेकंड होती है। वही बात करते हैं स्टील में, 25 डिग्री सी पर चाल कितना होती है, तो 5960 मतलब मीटर पर सेकंड, जो लोहा से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम में जो 25 डिग्री सी पर जो चाल होती है 6420 मीटर पर सेकंड होती है, जो दिए गए ठोसों में सबसे अधिक चाल होती है। अगर गैस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चाल हाइड्रोजन गैस की होती है, क्योंकि गैस में हमारा उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। वही बात करते हैं ठोस में, तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है 6420 मीटर पर सेकंड होती है। वही बात करते हैं निकेल में ध्वनि की चाल, तो 6040 मीटर पर डिग्री सी होती है 25 डिग्री सी पर। तो ये हमारा जो चाल हो गया, विभिन्न माध्यमों में चाल हो गया, जो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम ना के मूड पर डिपेंड करता है आपको कैसा क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आपको पूरा तैयारी होकर जाना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो सिंगल पॉइंट, जो एक तरह से साउंड में जो एक तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो एक तरह से आपको एक तरह से ध्यान रखने ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहला जो हम पॉइंट देखेंगे ध्रुवन के बारे में देखेंगे कि ध्रुवन क्या होता है। तो दोस्तों ध्रुवन के बारे में हम देखेंगे, तो एक तरह से लाइट जो हमारा ध्वनि होती है और जो लाइट होता है, दोनों में हम एक तरह से ध्रुवन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि क्या ध्वनि का ध्रुवन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ध्रुवन क्या होती है, तो सबसे पहले देखेंगे ध्रुवन। तो जो ध्रुवन होती है, जो किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ही ध्रुवन कहलाता है। किसी खास डायरेक्शन में भेजना क्या होता है, एक तरह से ध्वनि को किसी खास डायरेक्शन में, खास
खास दिशा में भेजना होता है, एक तरह से ध्रुवन होता है। जैसे क्या होता है, कोई ध्वनि आ रही है, जैसे यहाँ पर क्या है कि ध्रुवन एक तरह से मान लीजिए कोई उपकरण होती है, तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जो कोई सोर्स है जिसमें क्या होता है साउंड उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम साउंड को यहाँ पर एक कोई ऐसा चीज़ लगा दिया जाए जिससे कि साउंड हमारा सिर्फ इसी दिशा में जाए, एक डायरेक्शन में जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो उत्पन्न होती है एक तरह से चारों दिशा में फैलती है। जब हम साउंड को उत्पन्न करते हैं तो एक दिशा में ही नहीं जा सकता, वो सभी दिशा में चल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये ध्वनि में पॉसिबल ध्रुवन संभव नहीं है। ये पॉसिबल किसमें? ओनली लाइट में होती है। जब लाइट में एक सोर्स से उत्पन्न होता है तो अगर हम इसको किसी क्षेत्र से अगर जाने दें, तो इधर क्लोज कर दिया जाए तो ये लाइट इधर इस दीवार से पीछे नहीं जाएगा, ये दीवार से सिर्फ इधर ही जाएगा। अगर इधर हम इसको जाने की जगह देंगे तो कहने का मतलब कि लाइट में ध्रुवन संभव है लेकिन ध्वनि में ध्रुवन संभव नहीं है। तो ध्रुवन क्या होता है? किसी ध्वनि तरंगों को खास दिशा में भेजना ही ध्रुवन होता है। तो चूँकि ध्वनि क्या होती है, एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है जो एक तरह से कंपन की दिशा एक तरह से समानांतर होती है, और ध्वनि जो होती है, ध्वनि का ध्रुवन संभव नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें होती है, जैसे प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, तो ऐसे तरंगों को एक तरह से कंपन की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। तो लंबवत चीज़ों को हम एक तरह से खास डायरेक्शन में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ से उत्पन्न हुआ है तो इसको इस डायरेक्शन में भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि लाइट का ध्रुवन संभव है, क्योंकि लाइट एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना होता है सभी अनुप्रस्थ तरंग होता है, और जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होते हैं उसको ध्रुवन कर सकते हैं, मैंने कहा दिशा में भेज सकते हैं, लेकिन ध्वनि को मतलब को नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उसका ध्रुवन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यतिकरण। क्या व्यतिकरण एक तरह से ध्वनि में पॉसिबल है या नहीं? आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ध्वनि का एक तरह से ध्रुवन हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो चारों दिशा में जाती है, जबकि ध्वनि को एक दिशा में भेजना संभव नहीं है, लाइट में भेजना संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण के बारे में देखेंगे तो जब दो या अधिक समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि तरंग एक ही दिशा में चलती है या अध्यारोपित होती है, सुपरपोज होता है, तो ऐसे को व्यतिकरण कहते हैं। तो ये जो व्यतिकरण होता है देखेंगे क्या होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण, कंजर्वेटिव इंटरफेरेंस, जैसे तरंगे जुड़कर ध्वनि तेज कर देता है, जैसे बिट्स हो गया। बिट्स के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट होता है कि विनाशकारी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो जब तरंगे एक दूसरे को रद्द करके ध्वनि को बहुत कम कर देती है या शून्य कर देती है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे एक तरह से क्या हुआ कि हमारा जो कहीं कहीं तरंगे यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ऐसे हो गया, तो उसी तरह हमारा और भी तरंग आएगा। तो ये सुपर पोजिशन होता है, जैसे दो तरंगे मिलकर कहीं कहीं क्या होता है, इसको लाउड कर देगा, यहाँ पर लाउड कर देगा, यहाँ पर लाउड करेगा, यहाँ लाउड करेगा, यहाँ लाउड कर देगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो जहाँ जीरो हो गया वो हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया। जहाँ लाउड हो गया हमारा कंजर्वेटिव हो गया। तो व्यतिकरण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाला आयाम वाला ध्वनि एक ही तरंगों को जब एक ही दिशा में चलती है तो एक तरह से अध्यारोपित करते हुए चलती है, इसी को व्यतिकरण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ और इसको अच्छा से समझते हैं व्यतिकरण के बारे में कि क्या होता है। तो जैसे इसको हम एक तरह से मान लिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दो ध्वनि आया, अध्यारोपित हो गया, फिर यहाँ अध्यारोपित हो गया, तो ये जो पॉइंट हो गया एक तरह से ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो पॉइंट हो गया, जैसे ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया, ये वाला रीजन वाला पॉइंट एक तरह से क्या हो गया? कंजर्वेटिव हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु अगर पड़ा है, जैसे कभी कभी समुद्र में क्या होता है कि जहाज़ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर तीव्रता क्या होती है? शून्य हो जाती है। अगर जहाज़ यहाँ पर पड़ा है, कोई हम लोग तरंग को भेजते हैं दूगो, तो अगर जहाज़ यहाँ पड़ा है तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी तीव्रता शून्य हो जा रही है। अगर इस रेंज में आता है तो वहाँ पर सुनाई देगा। तो यही हमारा व्यतिकरण होता है, जहाँ पर तीव्रता कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, दो स्पीकर से एक साथ आवाज़ सुनना है। जैसे कुछ जगह पर आवाज़ तेज़ और कहीं धीमी सुनाई देती है। दो अलग अलग फ्रिक्वेंसियों की आवाज़ों को एक तरह से बिट्स को सुनना ही एक तरह से व्यतिकरण होता है। अब यहाँ देखेंगे बिट्स क्या होती है। तो बिट्स के बारे में हमने यहाँ देखने वाले हैं कि क्या होती है। तो दोस्तों दो लगभग समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि तरंगों का दर्पण से जो परिणामी ध्वनि की तीव्रता में बारी बारी से होने वाले उतार चढ़ाव होता है, उसी को विस्पंद कहते हैं, बिट्स कहते हैं। इसी घटना को विस्पंदन करना या बीटिंग कहते हैं, जो रचनात्मक, कंजर्वेटिव और विनाशी व्यतिगति एक तरह से डिस्ट्रक्टिव होती है के कारण होती है, जहाँ तीव्रता कहीं अधिकतम होती है, कहीं न्यूनतम होती है। वही विस्पंद जो बिट्स होती है, इसी कारण हमारा क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अध्यारोपण क्या होती है। तो अध्यारोपण मतलब क्या हो गया, सुपर पोजिशन क्या होती है। तो जब हमारा दो या दो से अधिक तरंगे जब एक साथ एक ही माध्यम से गुजरती है तो वे क्या होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर हमने जो फिगर पढ़ा था ये हमारा हो गया, इसी तरह हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। तो जब दो तरंगे यहाँ से ये तरंग आया, ये इधर आया, जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाती है तो एक तरह से क्या होती है, एक तरह से एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है कि कहीं तीव्रता मैक्स हो गया या कंजर्वेटिव हो गया, कहीं एक तरह से इसका मैक्स हो गया तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, लो हो गया। तो यही जो सारी घटना होती है एक तरह से अध्यारोपित होती है जब दो या दो से अधिक तरंगों की एक ही माध्यम से गुजरती है। ये दो तरंग हो गया, एक ही माध्यम से गुजर रहा है, कहीं तीव्रता लो हो गया, कभी हाई हो गया। तो ये सारे जो टर्म है एक तरह से वैदिकरण से रिलेटेड है, बिट्स हो गया और सुपरपोजिशन हो गया, ये सारे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि विवर्तन के बारे में देखते हैं। विवर्तन क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होती है। तो जब ध्वनि तरंगे किसी बाधा, जैसे दरवाज़ा हो गया, दीवार का कोना हो गया, ये किनारे से मुड़ती है और वो फैलती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई हमारा एक किनारा हो गया, ठीक है, हमारा कोई किनारा हो गया, इस किनारा से कोई ध्वनि अगर क्या हो गया, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से एक तरह से यहाँ से आया, ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मुड़ने की जो घटना होती है, किसी जो एक तरह से बाधा हो गया, किसी कोना वाला जो पॉइंट है उससे मुड़ने की जो घटना होती है ना, उसी की विवर्तन कहती है। तो ध्वनि की जो तरंग के कारण होता है, और चूँकि ध्वनि का तरंग बड़ा होता है यह आसानी से घटित हो जाता है। जैसे एक तरह से, तो दोस्तों जैसे मान लें किसी खिड़की हो गया, कोई दरवाज़ा हो गया, किनारे से टकरा कर एक तरह से ध्वनि एक तरह से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। या कोई बंद कमरे में अगर कोई बात कर रहा है तो व्यक्ति अगर आवाज़ को एक तरह से सुन सकता है, लेकिन उसको एक तरह से देख नहीं सकता है, क्योंकि जो बंद कमरा में अगर कोई व्यक्ति बतिया रहा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा करता है तो आदमी कान लगा के सुन लेता है। तो ये सब जो घटना होती है एक तरह से विवर्तन के कारण होती है। तो एक तरह से ध्वनि का विवर्तन संभव है, लेकिन उसको अंदर में व्यक्ति क्या कर रहा है कमरा में बंद होके, ये उसको बाहर से नहीं देख सकता है। क्योंकि जो प्रकाश होती है उसकी विवर्तन के लिए जो किनारा होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 10⁻⁻7 मीटर का जो टर्न एक तरह से किनारा होना चाहिए। जो किनारा होता है अगर इतना अगर बारीकी किनारा है तो वो अंदर बैठा व्यक्ति को भी देख सकता है, लेकिन इतना जो मीटर के जो किनारा माइनस मीटर का किनारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग जो अंदर बैठे व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कैसे बैठा है नहीं देख सकते, लेकिन सुन सकते हैं अगर बात कर रहा है तो। क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो सकता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे अगर बंद कमरे में बाहर में खड़े व्यक्ति अगर अंदर होकर अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन आवाज़ दरवाजे में कोने से मुड़कर आती है, क्योंकि वो एक तरह से टर्न लेकर आ जाती है। क्योंकि आवाज़ एक तरह से साउंड को विवर्तन के लिए कोई पार्टिकुलर किनारा नहीं चाहिए। उसी तरह जैसे संक्षेप में यहाँ देखते हैं कि ध्वनि में एक तरह से ध्रुवन ध्वनि में नहीं होता है। बात सही है, जो हमने देखा ध्रुवन जो पोलराइजेशन होता है ध्वनि में नहीं होता, लेकिन व्यतिकरण एवं जो विवर्तन होता है दोनों ध्वनि तरंग में हो जाती है। वही देखते हैं प्रकाश में एक तरह से ध्रुवन हो जाता है और एक तरह से हमारा जो विवर्तन होता है वो भी प्रकाश में नहीं होता है, लेकिन एक तरह से व्यतिकरण प्रकाश में होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर के बारे में हम देखने वाले हैं कि मैक नंबर क्या होती है। तो समान तापमान पर किसी वस्तु, समान तापमान या एक तरह से समान दाब भी ले सकते हैं। तो समान टी और पी अगर समान रखते हैं तो किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। एक विमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस राशि है। यह बताती है कि कोई वस्तु ध्वनि की तुलना में कितनी तेज चल रही है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग एक तरह से काफ़ी यूज करते हैं। जितने विमान होती है, मिसाइल होती है, उसकी जो वेग एक तरह से ज्ञात करते हैं, मैक नंबर में ज्ञात करते हैं। तो देखें कि एम बराबर क्या होती है। तो एम बराबर जो होती है, तो किसी भी वस्तु की चाल ले लिए, किसी भी वस्तु की चाल हो गया, पहले ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ध्वनि की चाल। नीचे क्या लिखेंगे, ध्वनि की चाल। ऊपर हो गया वस्तु की चाल को मान लिया कि ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, ये हमारा V हो गया। V हो गया ध्वनि की चाल, ये हमारा कोई वस्तु की चाल हो गया, इसको लिखेंगे U/V लिखेंगे। तो किसी वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल जो होती है एक तरह से हमारा मैक नंबर होता है। तो देखते हैं कि जो मिसाइल होती है, देखते हैं कि कोई सोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो इस पर कैसा एक तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह कि हमारा जो अगर कोई मिसाइल है कितना तेज़ी से चल रहा है और उसमें हम ध्वनि की जो चाल कितना होती है 320 मीटर पर सेकंड से भाग करते हैं, तो जो रेशियो मिलता है वही हमारा एक तरह से मैक नंबर होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि एक तरह से वो कितना एक तरह से तेज़ चल रहा है। तो यहाँ हम दोस्तों बात करने वाले हैं मैक नंबर
वन, ए ग्रेटर देन वन, मैक नंबर इक्वल टू वन, ऐसे के बारे में देखेंगे क्या क्या होती है। तो अगर मैक नंबर बराबर 1 है तो इसको कहेंगे सोनिक, सोनिक वेलोसिटी कहेंगे। एक तरह से इसको कहते हैं हम लोग ध्वनिक भी, एक तरह से ध्वनिक कहते हैं, इसको ध्वनिक कह देंगे। ठीक है, अगर मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं, अगर ग्रेटर देन हो गया तो उसको कहते हैं हम एक तरह से सुपरसोनिक कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम सुपरसोनिक। वही अगर बात करते हैं अगर लेस देन 1 है तो इसको कहते हैं सबसोनिक। क्या होता है, सबसोनिक हो जाता है। अगर वही बात करते हैं अगर ग्रेटर देन 5 हो जाता है, अगर यहाँ है कि मैक नंबर क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो वो क्या हो जाता है, हाइपरसोनिक हो जाता है। यहाँ पर आएगा हाइपरसोनिक। तो बहुत सारा हमारा मिसाइल एक तरह से डीआरडीओ को होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये तरह इसी से हमारा डिफाइंड होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सेप्टन के लिए एक तरह से, या जो भी एग्जाम आप देते हैं, एक तरह से मैक नंबर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ग्रेटर देन हमारा 1 होता है तो सुपरसोनिक होता है, लेस देन 1 होता है सबसोनिक होता है, अगर ग्रेटर देन 5 आता है तो वो हाइपरसोनिक होता है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, ध्वनि में अनुनाद क्या होती है, जिसे रेजोनेंस कहा जाता है कि ये क्या होती है। तो देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक तरह से रेजोनेंस होती है, एक ऐसी घटना होती है, वह घटना जो किसी वस्तु जैसे हवा का सम या कोई ठोस वस्तु की प्राकृतिक की आवृत्ति, नेचुरल फ्रिक्वेंसी और किसी बाहरी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति को मेल खा जाती है, जिससे वस्तु की जो कंपन होती है जो बढ़ जाती है और ध्वनि की जो तीव्रता होती है बहुत तेज और प्रवर्धित हो जाती है, एम्प्लीफाइड हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। जैसे गिटार के खोखले हिस्से का कंपन, वाइन ग्लास का टूटना हो गया। अगर जैसे उस समय हमारा जो तानसेन जो गाना बजाते थे, जिससे क्या होता है, कांच के बर्तन टूटने लगता था। या जैसे पुल अगर कोई आदमी, बहुत सारा सैनिक जाते हैं पुल पर जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको ताल से ताल, मतलब कि एक ही बार पैर पटकने की अनुमति नहीं दी जाती है। या कोई सीढ़ी पर चढ़ता है तो एक ही बार 2 से 3 लोगों की सीढ़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है साथ साथ में, क्योंकि जो सीढ़ी की जो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो गया और जो 2-4 आदमी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो गया, अगर दोनों मैच कर गया तो उस समय वो जो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे वो वाइब्रेट करेगा बहुत तेज़ी से, जिससे उसको टूटने की आशंका बढ़ जाती है। तो वही जब सैनिक ताल से कदम मिलाकर चलते हैं पुल पर, तो उसको उनको अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे क्या होगा कि एक साथ अगर 20 सैनिक जा रहे हैं तो उनसे उसका जो हमारा एक तरह से उत्पन्न जो आवृत्ति होगी और जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पुल की होगी, अगर दोनों की आवृत्ति मैच हो गई तो पुल टूट सकता है। तो एक तरह से ये हमारा उससे जैसे हमारा वो बर्बाद हो सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया, एक तरह से रेजोनेंस होता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखें कि जो साउंड एंड वेव से जितने भी एक तरह से कंसेप्ट हमारा था, जितने भी एक तरह से टॉपिक था, एक तरह से हमने पूरा डिस्कस किया। और अगर आप इसमें पूरा वीडियो का देखे हैं तो आपको फिर अगर कहीं दूसरा बुक या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो रेलवे के कंपटीशन हो गया, एसएससी के कंपटीशन हो गया, डीआरडीओ के जो कंपटीशन हो गया, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इतना से ही पूछे जाते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने कई सारे एग्जाम दिया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।